This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे काम में आसानी पैदा करे और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दें, मेरे सीने को कुशादा कर दें ताकि आप मेरी बात समझ सकें। मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज हो। हमें इस बात का ज़िंदगी में एहतियात करनी चाहिए कि हम मुसलमान हो या कोई भी हो, उसको हमें इज़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। अपनी ज़ुबान से उसका मजाक उड़ा के, उसकी तज़हीक करके या किसी को कम चीज़ दे के ये काम ज़िंदगी में अवॉइड करना चाहिए। ये इंजॉयबल तो हो सकता है कि आप किसी का माल खा के कहेंगे लो जी मैंने इसको चूना लगा दिया, इसको पता ही नहीं चला, लेकिन ये सिर्फ वक्ती चीज़ है। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये लोग जो मकर करते हैं, हमारी जो तरकीब होती है ये इससे बहुत तेज होती है। ये वक्ती तौर पर तो फायदा उठा लेते हैं, लेकिन जब हम इनको पकड़ते हैं फिर इनको समझ नहीं आती कि इनके साथ क्या हो रहा है, फिर हर इनकी तरकीब जो है वो उल्टी पड़ रही होती है। इसलिए इस चीज से अवॉइड करना चाहिए। हर वक्त उस रब को जहन में लाना चाहिए कि वो गार्डियन है, वो सर्विलेंस है, वो हर वक्त देख रहा है, वो चीजों को चेक कर रहा है। उसने ऐसे ही हर चीज को छोड़ नहीं दिया। अगर वो ना होता तो अरबों सितारे हैं और हर सितारा जो है वो हजारों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर की स्पीड से मूव कर रहा है और टकरा कोई नहीं रहा। जरा कुछ सोचें कि एक एक कहकशां और अरबों कहकशाएं मौजूद हैं और एक कहकशां के अंदर अरबों सितारे हैं और एक सितारों के ऊपर जो है वो कई कई सैटेलाइट्स घूम रहे हैं और उनकी स्पीड जो है वो लाखों किलोमीटर की है और वो ऐसे यानी चली जा रहे हैं। हर चीज कुल्लुम फी फलकिन यस्बहून, हर चीज अपने अपने मदार में तैर रही है। अब देखिए इतने बड़े निजाम को कोई शख्स चला सकता है? क्या वो बगैर सर्वेलेंस के हो सकता है, बगैर ऑडिट के चल सकता है? नहीं चल सकता। आप कभी इमेज इमेजिन तो करें, हमारी जो है वो 100-150 गाड़ी इकट्ठी हो जाए तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, जिसके सिग्नल मौजूद है, हर चीज है। लेकिन देखिए कि कायनात के अंदर इतनी चीजें घूम फिर रही हैं और ऐसे ऐसे चल इतनी स्पीड से ऐसे भी घूम रही हैं और ऐसे भी घूम रही हैं और ऐसे भी घूम रही हैं। यानी अंदाजा करें 3 डायरेक्शन में चीज घूम रही है इस वक्त। जितने हमारे सेटेलाइट वो ऐसे स्पिन भी हो रहे हैं और किसी के गिर चक्कर भी लगा रहे हैं और वो सारे का सारा फैमिली किसी और चीज की तरफ भी घूम रही है। कहकशाएं पूरी की पूरी घूम रही है कहीं पर और कोई चीज आपस में नहीं टकरा रही। यानी उसकी एंड क्या है? यानी वो जो चीजें घूम रही हैं किसी चीज की तरफ जा रही हैं, वो कितनी का आगे स्पेस है, कहाँ है उसका एंड, कोई पता ही नहीं है। तो समझ ही नहीं आ रही, इंसान का दिमाग बंद हो जाता है। उस जात को सोचा करें कि वो मेरे उस जात को मेरा हर वक्त का सोचना जो है वो कोई उतना उसके लिए मसला नहीं है। वो हर वक्त हमें देख रहा है। जो जिस्म जो उसने बनाया है ये एक बहुत बड़ी तखलीक है हमारे सामने। हमारे खालिक ने कहा कि अपने जिस्म में तो वही देख लो ना पहले कि तुम ये सेल बना सकते हो, अभी तक नहीं बना सकते। आंख बना सकते हो, गुर्दे में इतना सा गुर्दा होता है और अगर वो खराब हो जाए तो इतनी बड़ी मशीन है, इतनी ऊंची, डायलिसिस जिससे होता है और इंसान को निचोड़ देती है। तभी तक तो अल्लाह की हम इस मखलूक का मुकाबला नहीं कर सकते और कहते हैं अब इसके दिन चंद ही रह गए, मर जाएगा क्योंकि इसके गुर्दे फेल हो गए। लेकिन वो इतना सा गुर्दा नहीं अभी तक बना सकता और उसको इतनी बड़ी मशीन बना तो ली है, इंसान का थोड़ा सा टाइम निकाल देती है, परफेक्ट नहीं। चलेंगे, सेल्स टैक्स हमने स्टार्ट किया हुआ है टैक्सेशन के अंदर और आज हमारा है लेक्चर नंबर 9। लास्ट में कल हमने एक असाइनमेंट के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर बात की थी। मैंने कहा था कि ये एज एन असाइनमेंट आपने करना है, इसको पहले एक नजर देख लें। जहां इशू हो आपने मुझे वहां पर बताना है कि सर मुझे यहाँ पर इशू आ रहा है, कैलकुलेटर निकाल और फिर हम उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको उसका वो समझा दूंगा कि यहाँ पर क्या चीज। अच्छा जी, सबसे पहले सप्लाईज थी, ये मैं आपको बता चुका हूँ, इनको वन बाय वन डिस्कस करते जाते हैं। आज मैं इसका सोल्यूशन नहीं करूंगा बल्कि सोल्यूशन आपको समझा दूंगा मैं, और सोल्यूशन को एक नजर देख लेंगे। अगर हमारे सोल्यूशन में और हमारे कॉन्सेप्ट में कोई फर्क हुआ तो उसको भी देख लेंगे।
अच्छा जी, सप्लाईज है जी, सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन, ये हमारी आउटपुट है। सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन आउटपुट है, प्लस फर्दर टैक्स लेंगे। एग्जाम सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन कुछ भी नहीं है। एक्सपोर्ट टू सऊदी अरेबिया ये हमारी आउटपुट है, लेकिन 5th शेड्यूल की आइटम, जीरो रेटेड। अब ये क्या हो गई, डाइवर्सिफाइड सेल हो गई हमारी। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, ये हमारा इनपुट हो गया। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन इग्नोर करेंगे। फिक्स एसेट मशीन फ्रॉम अ रजिस्टर्ड सप्लायर, ये भी इनपुट है, जिसके ऊपर इसके ऊपर तो 8 भी लगेगा, इसके ऊपर 8 भी नहीं लगेगा। सप्लाईज और सारे के ऊपर नहीं लगेगा, मुख्तलिफ जब अपोर्शनमेंट करेंगे तो फिर, अभी इसको मैं इसलिए यहाँ पे अरेज कर। सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, ये अमाउंट है, इसको ध्यान में लेकर आए कि इस अमाउंट की बात कर रही है कि कहता है इसमें चीजें शामिल हैं। गुड्स वर्थ ₹560 sold to a new customer at a discount of 20%. JFA normally allows discount at 10%. इसमें चीजें कितने डिस्काउंट पे हैं, 520 के ऊपर। असल में ये वैल्यू है 560,000, 80% है ना, जिसको 0.8 पे करें तो 560 डिवाइडेड बाई 0.8। असल जो सप्लाई वैल्यू थी वो कितनी थी, 7 लाख रुपया। कितनी थी, होनी कितनी चाहिए थी, 7 लाख इंटू 0.9, यानी 10% डिस्काउंट आप इस पे दे सकते थे, 630,000 ये थी ना। तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर कि ये जो वैल्यू है हमारी, इसमें जो वैल्यू गलत शामिल थी वो थी 560 थी, वो माइनस कर दें और इसमें ऐड कर दें 630 के, यानी जो गलत वैल्यू इसमें ऐड है उसको माइनस कर दें और जो सही वैल्यू है उसको क्या करें, माइनस। दूसरा इसका डिफरेंस भी इसमें ऐड कर सकते हैं, दूसरा इसमें इसका डिफरेंस जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है जी एन इनवॉइस इशू टू कासिम एर्नस्ली 590 वेयर द करेक्ट अमाउंट वाज 950, ये जी। अच्छा, एक बात याद रखें कि जब भी कोई करेक्शन करनी हो तो डेबिट क्रेडिट नोट इशू किया जाता है। अब इसके लिए देखें, मैंने इनवॉइस इशू की, उस पार्टी को क्या किया होगा, अब जरा ध्यान से देखिएगा, क्रेडिट करते हैं ना, यानी आप जब किसी से सॉरी डेबिट करते हैं, आपने किया होगा डेबिट कासिम 590,000 एंड क्रेडिट सेल, ऐसे किया होगा ना, समझ आ रही, गलती हो गई, क्या हो गई, गलती हो गई। अब आपने यहाँ इसको करना था 950, तो अब आप कासिम को मजीद डेबिट करेंगे, क्या करेंगे, डेबिट करेंगे 950 माइनस 590 360 के साथ करेंगे ना, और सेल को क्रेडिट करेंगे। तो लिहाजा आपने कासिम को क्या इशू करना है, डेबिट नोट, डेबिट नोट वर्थ रुपीज। अब एग्जामिनर ने हमें ये नहीं बताया कि इसने डेबिट नोट इशू किया या नहीं किया, ये होना चाहिए, ये क्या है बताया है नीचे, हाँ, प्रॉपर डेबिट क्रेडिट नोट्स वर इशूड विद इन स्पेसिफाइड टाइम वेयर रिक्वायर्ड। चल, इज्जत मेरी भी बच गई क्योंकि उसने डेबिट नोट इशू कर दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमारी वो जो वैल्यू थी 7.5 मिलियन की, उसमें हमने मजीद कितना ऐड करना था, 360 ऐड करना था। ठीक है, ये बात समझ आ गई, क्लियर है सबको, यानी जो वैल्यू कम थी सेल को बढ़ा दें। अच्छा, अब एक और सवाल भी पैदा होता है कि अगर कोई बंदा, कोई शख्स है, वो है अगस्त के महीने में, वो यहाँ एक 950 की इनवॉइस ही भूल गया है, वो क्या करे, उसका असल जो बाय लॉ तरीका वो ये है कि उसको इधर इधर कुछ नहीं करना। देखें, आपकी इस महीने में आपने परचेज की है 1 लाख रुपए की, आप भूल गए तो आप अगले महीने में ला सकते हैं अपनी इनपुट को, लेकिन ये नहीं है कि इस महीने की जो सेल थी 950 की, सॉरी इसमें भूल गए हैं, 950 की सेल भूल गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप इसको अगले महीने में जाके शो करें, आपको पिछली रिटर्न को क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा।
इनपुट अगले 6 महीनों तक जा सकती है, आउटपुट अपने ही महीने में जानी चाहिए। तो अगर एग्जामिनर ये कह दे कि जनाब आउटपुट में एक इनवाइस शामिल है 950 की, जो कि असल में पिछले महीने की थी, तो आप इसको क्या करेंगे, एग्जाम में इग्नोर करेंगे और नोट में लिख दें। हो सकता है एग्जामिनर की गलती कर जाए, नोट में लिखेंगे दिस इनवाइस द प्रीवियस रिटर्न शुड बी रिवाइज्ड, द प्रीवियस रिटर्न शुड बी। दोबारा सुन लें, आप इनपुट लेना भूल गए हैं किसी महीने में, तो वो अगले 6 महीनों तक जा सकता है। लेकिन अगर आउटपुट आप भूल गए किसी महीने का, तो वो अगले महीने में नहीं जाना, वो उस महीने के रिटर्न को रिवाइज करें। ये एग्जाम में आया हुआ है। ये मैं आपको कुछ कहानियां और लोरियां नहीं दे रहा होता, ये बात पेपर में आ चुकी होती है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा होता। सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड सेल ऑफ 5। सबसे पहले देखते हैं वैल्यू थी कितनी अनरजिस्टर्ड की, 13 लाख रुपया। तो आप क्या करेंगे, हमारे पास जो 13 लाख रुपया है इस पे 17% तो लेना ही लेना है ना। लेकिन ये जो अनरजिस्टर्ड को सेल की है 28,500 रुपए की, अब फर्दर टैक्स के लिए इसमें से माइनस कर देंगे, 13 लाख माइनस 28,500, तो 12 लाख। ये इसका आप 3% लेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर इसको के नाम से अलग नहीं, उन्होंने कहा कि जब हम वर्किंग टू बनाएंगे, टैक्सेबल सप्लाईज लिखेंगे, तो इसमें रजिस्टर्ड पर्सन भी होगा और अनरजिस्टर्ड भी होगा। तो इसमें वो सप्लाईज जिसमें एक्सेप्शन है 3% की, क्या यहां से माइनस करेंगे? द आंसर इसमें उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। यहाँ जो आप एडजस्टमेंट डालेंगे वो जो अभी गलतियां थी वो सेट करेंगे। यानी आप लिखेंगे टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन 75 लाख, ठीक है। इसमें आप माइनस कर देंगे 560, ऐड कर देंगे 360 या जो भी है, और इसमें आप माइनस करेंगे या प्लस करेंगे वो जो अमाउंट दूसरी आई है 630 वाली, ठीक है। ये एडजस्टमेंट करेंगे। असल में आप इस वैल्यू को ठीक कर रहे हैं, ये वैल्यू गलत थी, इसको ठीक कर रहे हैं। लेकिन जो आपने सेल की है अनरजिस्टर्ड पर्सन को 13 लाख रुपए की, ये तो इसमें तो कोई गलती नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, जब नीचे जाके फर्दर टैक्स लेना है उसके अंदर इसकी कुछ एक्सेप्शन थी, क्या वहां हमने 13 लाख रुपया लेना है या नहीं लेना? इसमें से वो वैल्यूज जो हमारी एक्सेप्शन में है वो माइनस करके फिर उसका आपने 3% लेना है, ये वाली एक्सेप्शन माइनस करनी, यहां नहीं छेड़ना इसको। इट्स ओके। Exempt supplies of 50,000 were returned by the registered customer during the period। ये वापस आ गई हैं एग्जाम सप्लाईज। तो आप क्या करेंगे, यहीं पर एडजस्टमेंट इसकी डाल दें। यहाँ जो एग्जाम सप्लाईज आप लिखेंगे वर्किंग टू के अंदर, ठीक है, उसके अंदर यहाँ 50,000 माइनस कर दें। टैक्सेबल से आ रही हैं तो यहाँ से माइनस कर दें, सेल्स रिटर्न हो रही है। एग्जाम से आ रही हैं तो यहाँ करें। जीरो रेटेड से नॉर्मली वापस नहीं आती क्योंकि वो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो चुकी होती है। लोकल अगर हो, बाइसिकल वगैरह हो तो आ सकती है, वो जीरो रेटेड से माइनस कर दें। जो सेल रिटर्न जिस क्राइटेरिया पे फॉल कर रही है वहां से उसको माइनस करते हैं, और यही आपने सारा नीचे फिर आउटपुट में लेके उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना होता है। जो यहाँ काम किया है ना, यही नीचे सवाल में भी करें। टू मशीन्स ए एंड बी कॉस्टिंग दिस एंड दिस। ए मशीन ये है और बी मशीन ये है। रिस्पेक्टिवली से मुराद होती है कि जो पहले बात की गई वो पहले, जो दूसरी बात की गई वो ये वाली। वर अक्वायर्ड एंड कमीशनड, कमीशन से मुराद शुरू हो गई। into operation in August, machine A has been used for the manufacture of taxable as well as exempt supplies, whereas machine B has been used only for export purposes। इसका मतलब ये है कि B जो है ये सारी की सारी कहाँ जाएगी, इसका टैक्स जो है वो रिफंड में चला जाएगा, और इसका जो है वो कहाँ यूज होगा, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट के अंदर यूज होगा।
अब यहाँ टैक्सेबल से मुराद जीरो रेटेड टैक्सेबल तो है, लेकिन यहाँ जब एग्जामिनर ना बताए तो वहां टैक्सेबल से मुराद सिर्फ टैक्सेबल ली जाएगी। जीरो रेटेड भी टैक्सेबल है, जीरो रेटेड भी क्या है, बट एट द रेट ऑफ 0%। जब एग्जामिनर ना बताए तो वहां जीरो रेटेड को खुद से शामिल नहीं करते, वहां खुद से इसको शामिल, अनलेस के एग्जामिनर कहे टैक्सेबल सप्लाईज मींस टैक्सेबल एट जीरो रेट, न्यूमेरिकल के लिए हम उसको ऐसे ही लें। Input tax on invoice of 12 lakh रुपए was paid on 15/3/X, but inadvertently it could not be claimed in the return of March and thereafter। अब देखिएगा सवाल ये है कि ये जो 12 लाख रुपए वो बता रहा है कि हमने मार्च में लिया था। अब सवाल ये है कि क्या अगस्त में इसको कर सकते थे कि नहीं। हमने किया था, अब कल हमने बात की थी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यस हम कर सकते हैं। अब सवाल अगला पैदा हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, थैंक यू। अगला इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि ये जो सप्लाई है 74 लाख रुपए की, क्या इसमें 12 लाख शामिल था या नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही अहम बात है, बड़े बड़ों को समझ नहीं आती। क्या इसमें शामिल है या नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। क्या मैं कह रहा हूँ, ये बड़ी, आप कहेंगे सर कोई बात बता भी दें कि आपने बस अभी सस्पेंस ही क्रिएट करी जा रहा है। ये भी होता है ना, बंदे को तब चढ़ती है इसके ऊपर, बाद का सस्पेंस क्रिएट किया भी जाता है। जैसे मैं फिल्म में देखता था, मुझे सबसे ज्यादा तब उस वक्त चढ़ती थी कि जब हीरो आगे चल रहा है, पीछे विलन लगा हुआ है या विलन के पीछे हीरो लगा हुआ है, वो 15 मिनट उसी में को टपा देते हैं, वो चलता ही जाता है, गाड़ी कभी इधर को जाती है। मैं कहता हूँ यार इसको मारो या इसको रोको, खत्म करो, अगली बात बताओ, मुसीबत जान छोड़ी हुई है। वो हॉरर मूवीज होती थी ना, उसमें कोई 45 एक घंटे तक तो वो बला ही नहीं दिखाते, वो कहीं जा रहा ठप की आवाज आती है, वो डर जाता है, किसी को खींच के ले जाती, किसी को जनाब को मुंह कट गया, गर्दन कट गई। उसका मैंने एक तरीका ढूंढा हुआ था, मैं पहले आधे घंटे की मूवी पहले देख लेता था। मैंने उसकी माँ बहन मूवी की एक कर दी, आधे घंटे की देख ली, मुझे समझ आनी ये बला है, एंड पे ये लोग बच गए हुए हैं, ये मर गए हैं। अब शुरू से मैंने फिल्म देखनी और बड़ा सुकून होना। अब वो बंदा जो बच गया वह मुझे पता है, उसने जहां भी जाना, मैंने कहा यार इसको कुछ नहीं होना, ये बच गया। वो जमीन से जब आवाजें आनी, मैं कहना ये फलां बला है, ये इसके पड़ी नीचे वो पड़ी, बस मैंने कहा फिल्म देखनी है, इसने मेरा जो है ना फोन कुछ किया हुआ है, जान छोड़े इससे। तो बस बात करने का मकसद ये है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझ आई है। यहाँ से मेरा कोई शागिर्द ये समझे न समझे कि मैंने समझाना क्या है, वो एक बात समझ आता है कि सर फिल्में बड़ी देखते थे, उसका ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है। अच्छा जी, अब देखिएगा ये पॉइंट कई तरीकों से एग्जाम में टेस्ट हुआ है। यहां पर एक बात नोट कीजिएगा, उसने कहा इनपुट टैक्स ऑन एन इनवॉइस दिस वाज पेड ऑन दिस बट इनएडवर्टेंटली इट कुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द क्लेम इन द रिटर्न फॉर दिस। खामोश है। हमने कहा भाई बताओ, हमारी क्यूरियोसिटी खत्म करो कि जान लेनी हमारी कि उसमें शामिल है या नहीं है। देखें एग्जाम का असूल, अगर लिखा जाए सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडेड, तो इसका मतलब ये उसमें शामिल है। क्या है, उसमें शामिल है। अब फैसला किया जाएगा कि ये वैल्यू जो इसमें शामिल है ये गलत है या ठीक है। अगर तो ऐसी बात हो, दोबारा समझिएगा, कि इसमें इंक्लूडेड है, अगर तो ये बात ऐसे लिख दी जाती तो इस लाइन का कोई ट्रीटमेंट ना होता। क्यों? क्योंकि अगर इसमें शामिल है तो वो ठीक है, लिहाजा इसको माइनस करने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ आ गई। लेकिन सवाल ये है, हमारे सवाल के अंदर क्या होगा, वो खामोश है, इसका मतलब वो ये वैल्यू यहाँ पर शामिल नहीं है, ये यहाँ पर शामिल होनी चाहिए या नहीं। तो इसका मतलब ये हम अब अपनी जब इनपुट कैलकुलेट करेंगे तो उसके अंदर ये 12 लाख की वैल्यू ऐड करेंगे अप्रोक्सीमेट से, क्योंकि कुछ नहीं बताया ना ये कहाँ इस्तेमाल हो रही है। जब किसी चीज का ना बताया जाए तो वो रेसिडुअल होती है, कॉमन की गिनी जाती है। समझ आई है? ये देखिएगा,
तो इसका मतलब ये है, अच्छा ये उसने कहीं बताया ये रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, कहाँ से है, क्योंकि परचेज दोनों बंदों से है, नहीं बता रहा ना, तो रजिस्टर्ड अज्यूम करें, क्या करेंगे, पॉजिटिव अजम्पशन लेनी है कि ये परचेजेस कहाँ से ली गई हैं। मैं आपको कई सवाल समझा रहा हूँ, एक नहीं कई क्वेश्चन समझा रहा हूँ, मुख्तलिफ जगहों पर आपको मिलेंगे। अब आते हैं एक और चीज की तरफ, अगर ये वैल्यू टाइम बार्ड हो चुकी होती है, 6 माह से ज्यादा होता है, तो फिर क्या ट्रीटमेंट होता। अगर एग्जामिनर कहता वो इसमें शामिल है तो माइनस कर देते, और अगर वो ऐसी इंफॉर्मेशन देता कि ये इनवाइस थी पिछले दिसंबर की और खामोश है, तो शामिल नहीं होनी चाहिए थी, शामिल नहीं है, तो फिर कोई ट्रीटमेंट ना करते। देखें 4 चीजें बताई हैं, उसका एक ही हल मैं सीधा सा बताता हूँ। अगर कोई चीज शामिल है, उसको होना चाहिए था, तो उसका आपने एग्जाम में कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। अगर कोई चीज शामिल नहीं है, होना चाहिए था, तो उसको ऐड कर दें। अगर कोई चीज शामिल नहीं होना चाहिए थी और नहीं शामिल, तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। और अगर कोई चीज शामिल नहीं होनी चाहिए थी लेकिन शामिल है, उसको माइनस कर दें। किसी रेडी वाले से भी पूछेंगे तो वो बात सीधी आपको बता देगा, इसमें कोई टैक्स की कोई बिगड़ सिंगी मैं नहीं लगा रहा। ये चीज तो मसला आएगा, ये बात दोबारा लेक्चर में वीडियो सुन लीजिएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ दिस वाज पेड इन कैश, द बिल वाज इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स ऑफ दिस। इसमें ये है, तो हमें तो यही वैल्यू चाहिए थी। अब सवाल ये है कि क्या ये मेरे मेन डेटा के अंदर ये वैल्यू गिवन थी, आंसर इज नो, इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन है। इसका मतलब ये मेरे इनपुट का हिस्सा बननी चाहिए। ये मेरे ऊपर जो डेटा है ना, उसके अलावा है, इन एडिशन टू दैट बात हो रही है, इन एडिशन टू दैट बात हो रही है। अंडरस्टैंड, समझ आ गई है। सेल्स टैक्स क्रेडिट ब्रॉड फॉरवर्ड, ये कहाँ आएगा, ब्रॉड फॉरवर्ड कहाँ आता है, क्वेश्चन में इनपुट के अंदर। चले जी, अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन था उसकी क्या सिचुएशन है, कहाँ है सोल्यूशन, ये इसको इसके साथ होना चाहिए, ये 29 है, ये क्या हुआ, खत्म हो गया, 30 का सोल्यूशन ही नहीं है, ये है नहीं, ऐसे ही खत्म हो गया। ये देखिएगा, हमें बताया नहीं गया था ना, तो ये हमारी क्या बन गई, वर्किंग 1, ठीक है। और वर्किंग 1 के अंदर इनपुट में तो कोई मसला नहीं आपको आया। अच्छा ये जो प्लांट है ना, ये दोनों, ये मैं अगर करूंगा सवाल तो मैं इधर नहीं लिखूंगा, इसको मुझे यहाँ करना चाहिए। और इनकी जो है वो दूसरी बात है कि इनकी मुझे वैल्यू भी लिखनी चाहिए यहाँ, यानी मैं ए लिखूं तो 15 लाख इंटू 17%, फिर बी लिखूं 10 लाख इंटू 7, ये मुझे यहाँ लिखनी है एग्जाम के अंदर, ऐसे नहीं करना, ये मुझे ये स्टाइल नहीं ठीक है। आगे जी, हमारे परचेजेज ऑफ गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। अच्छा आपने एग्जाम में ऐसे नहीं करना, आपने इसके साथ 17% लिखना, ठीक है। परचेजिंग टैक्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये ठीक है। इनवाइस अनक्लेम, देखे ना क्या हुई, ऐड की है क्योंकि उसमें ऐड नहीं थी। इनपुट टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये डायरेक्ट गिवन था, तो ये हमारा इनपुट आ गया। यहाँ तक सब आसानी से पहुंच गए थे। अच्छा जी, यहाँ आपके पास ये मशीन, आपने इसकी तरतीब वही रखनी है जो आपने किया है, रॉ मटेरियल इधर लिखें ये वाली वैल्यू, और मशीन ए इधर लिखें बी,
इधर लिखें बी लिखने क्या फर्क पड़ेगा इससे। अब ये देखिएगा टैक्सेबल सप्लाईज, यहाँ आपने हेडिंग देनी है, 3 हेडिंग आपने एग्जाम में देनी है। टैक्सेबल सप्लाईज, जीरो रेटेड यहाँ लिखा करें, एग्जाम नीचे लिखा करें, तरतीब सही रखें। एग्जामिनर कैसे कर रहा है उसको छोड़ दें, आपका पैटर्न सीधा होना चाहिए। बहरहाल ये टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये देखिएगा डिवाइडेड बाय 80 इंटू 10, डिफरेंस उन्होंने ऐड कर दिया, बिल्कुल ठीक है। करेक्शन ऑफ सेल इनवॉइस वो भी आपने ऐड कर दी। टैक्सेबल गुड्स ये आ गए, ये देखिएगा एग्जाम सप्लाईज माइनस रिटर्न्स, ये हो गई हमारे पास जीरो रेटेड गुड्स, ये आ गए, ठीक है। अब देखिए जो मशीन ए थी ना, ये ध्यान से देखिएगा, मशीन ए जो थी वो किस में इस्तेमाल हुई थी, एग्जाम्प्ट और टैक्सेबल। टैक्सेबल कितनी है, दिस वन, एग्जाम्प्ट इसमें ऐड की तो क्या हो गई, ये वाली आ गई। अब ये वैल्यू कैसे आएगी, 9230 डिवाइडेड बाय दिस वन 10180 इंटू 255000, ये वैल्यू कहाँ होगी, यहाँ लिखी होगी 255000। इसका रेफरेंस आपने देना है वर्किंग 1, इसका रेफरेंस भी क्या देना, वर्किंग 1। यहाँ जो तीसरा एसेट होगा उसका भी रेफरेंस दे दे वर्किंग 1 जो, समझ आ गई। इसी तरह फिर आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कैसे आएगी, 950 डिवाइडेड बाय 10180 मल्टीप्लाइड बाय 255000, यानी इसको इस पे डिवाइड करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आंसर आ गया। ये वैल्यू हमारे क्वेश्चन में चली जाएगी और ये जाया हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास ये सप्लाई थी, ये तीनों में इस्तेमाल हुई, उसकी मेन फैक्टर कौन सा है, ये वाला। इसकी वैल्यू कैसे आएगी, 9230 डिवाइडेड बाय 10680, इसकी वैल्यू आएगी आपकी 950 डिवाइडेड बाय 10680 मल्टीप्लाइड बाय, इसी से करेंगे सबको, तो इसकी आ जाएगी जी 5 लाख डिवाइडेड बाय 10, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू के साथ, ये जो ये वैल्यू है दिस वन 1586950 1586950 1586950, और ये जो वैल्यू है हमारी, ये हमारे क्वेश्चन में जाएगी। इसके ऊपर 8b लगेगा, इसके ऊपर 8b, पहली स्टेज पे इसको माइनस करेंगे, बाद में इसको माइनस करेंगे, ठीक है जी। यहाँ तक हम पहुंच गए। अब आगे हमारे पास आउटपुट टैक्स 9230 मल्टीप्लाइड बाय 17%, इसका रेफरेंस लाजमी दें कि ये कहाँ से वैल्यू आ रही है। इसके साथ यहाँ पर आपने बाकी दोनों वैल्यूज भी लिखनी है, एग्जाम्प्ट भी यहाँ लिखनी है और जीरो रेटेड भी लिखनी है, वैल्यू यही आएगी लेकिन उनको नीचे लेकर लाजमी आए। लेस इनपुट टैक्स फॉर दी अगस्त, ये वाली वैल्यू, यहाँ भी रेफरेंस लाजमी देना आपने वर्किंग 2 का, तो मैं यहाँ से वैल्यू लेके आ रहा हूँ, और साथ ब्रॉड फॉरवर्ड, और 90% किसका था, इस 1569100। तो एग्जाम में ये ना लिखा करें आउटपुट टैक्स, लिख दें बेशक, लेकिन अंदर कैलकुलेशन लाजमी लिखें, 90% ऑफ 1569100 विच एवर इज लोअर। अच्छा अब देखिएगा, अब देखें 8b लगा या नहीं लगा, आप वैल्यू कौन सी माइनस कर रहे हैं, ये वाली ना, 8b वाली, 8b लग गया। अब जैसे ही 8b लग गया तो ये बात याद रखें, एग्जाम में अब आपने कैरी फॉरवर्ड लिखना है। जैसे ही 8b लग गया तो आपने क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड लाजमी नीचे लिखना। इनपुट टैक्स ऑन मशीन ए, वो आपने माइनस किया, इसका लाजमी रेफरेंस है कि ये अमाउंट कहाँ से आई है, ये वर्किंग 2 से आई है, माइनस किया। अच्छा ये अमाउंट क्या आ गई, ये जब माइनस की तो ये भी नेगेटिव आ गई, तो ये भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। रिफंड नहीं आना दोनों की वजह से, रिफंड दोनों की वजह से नहीं आना। अब जरा ध्यान से सुनिएगा,
फर्दर अब यहाँ पर तो ये आगे कैरी फॉरवर्ड हो गई, तो हमारी टैक्स लायबिलिटी क्या आ गई, नील। फर्दर टैक्स इन एनी केस हमने पे करना होता है, ये बॉटम लाइन है। ये आप यहाँ से एडजस्ट नहीं कर सकते कि जी हमारा कैरी फॉरवर्ड है इसको एडजस्ट करना, नहीं, ऐसे नहीं होगा, ये आपने पे करना ही करना है। ये वाली आपकी सेल्स टैक्स पेएबल आ गया यहाँ, ठीक है। अच्छा, अज्यूम करें कि मैं अगले महीने अगस्त और सितंबर की रिटर्न भी बना रहा हूँ, तो इन दोनों अमाउंट्स का क्या बनेगा, इनको कैसे लेकर जाऊँ अगले महीने में। हाँ, अगले महीने का जो इनपुट टैक्स होगा ना, ये वाला, इसमें आप ब्रॉड फॉरवर्ड ऐड करेंगे, ये वाला नहीं। नीचे जब आप करेंगे ना लेस फिक्स एसेट का अगर कोई है इनपुट, तो वो यहाँ लेकर आएंगे और इसमें ऐड करेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड फिक्स एसेट का। अभी तक एग्जाम में उसने एक ही ब्रॉड फॉरवर्ड दिया है, रॉ मटेरियल का, दोनों नहीं दिए। अगर आ जाए कि ब्रॉड फॉरवर्ड, ऐसे आपको बता दें कि ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स इज 100 इंक्लूडिंग 30 रिगार्डिंग फिक्स एसेट, वालेकुम सलाम, रिगार्डिंग फिक्स एसेट, तो आप यहाँ पर कितना लिखेंगे, 70 और 30 यहाँ लिखेंगे, अलग अलग लिखना है, जिसका जो बनता है वो वहीं पर लिखना है, उसको ऊपर नीचे नहीं करना। इज इट क्लियर, ये बात समझ आ गई। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव था, फिक्स एसेट भी थे, मल्टीपल अपोर्शनमेंट उसने दी हुई थी कॉन्सेप्ट टेस्ट करने के लिए, जीरो रेटेड भी दे दी, 6 शेड्यूल भी दे दिया, 8B की एप्लीकेशन भी उसने आपसे करवा ली 90% की, कैरी फॉरवर्ड के रूल्स भी आपसे डिस्कस कर लिए, ब्रॉड फॉरवर्ड के रूल्स भी उसने आपसे डिस्कस कर लिए। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको जाके दोबारा करें। अच्छा, अब सवाल ये है कि सर कल फिर क्या करें, आज चूंकि आज एक न्यूमेरिकल कर लिया, हमारा कोटा पूरा हो गया है, अब अगला क्वेश्चन आप करेंगे घर से। जी 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 जी, वो गलत है। एक मिनट तक मैं देख लेता हूँ। नहीं जी, अब आपकी नई जो असाइनमेंट है कल के लिए वो नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 25, पहले इसको नोट करें ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 25 आपने कल करना है। अच्छा, कोई ऐसी चीज हो सकती है कि जो लाइन मैंने आपको नहीं पढ़ाई लेकिन वो सवाल में आ गई, ठीक है, ना झुकना है ना घबराना है, क्या करना है, उस लाइन का जो ट्रीटमेंट अदा कर जाए एंड तक पहुंचना है, आप समझ आ गई। तो इसलिए आपको जो बात समझ आ जाए, जैसे इसमें देखिए डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स का आपको नजर आएगा, प्री रिप्लेसमेंट का नजर आएगा, डेबिट नोट का मुझे नजर आ रहा है, ठीक है, सर्विसेज का टैक्स नजर आ रहा है, ठीक है। ये है 18 नंबर का ये सवाल है, शो रेलेवेंट एग्जाम्पशन एक्सक्लूजन एंड डिसअलाउंसेस, ये वाला। आप मुझे कह रहे हैं कि सॉल्यूशन में कोई मसला है, क्या था, हाँ जी, ये दोनों कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, यानी आपसे पूछा जा रहा है टोटल क्या कैरी फॉरवर्ड होंगे। ये जो वैल्यू आपको नजर आ रही है ना, मेरा असल इनपुट ये था ना, तो 90% ये था, तो विच एवरेज लोअर करना था ना, तो मैं असल तो क्लेम नहीं कर सका, मैं क्लेम कितना किया, इतना। तो जो अनक्लेम्ड है वो क्या है, ये अनक्लेम्ड है ना, इस महीने जो रिस्ट्रिक्शन की वजह से मैं नहीं क्लेम कर सका, इसको कहेंगे अनक्लेम्ड। तो क्या ये जाया हो गया। देखें, जो आपका एक्सेस इनपुट टैक्स है, या तो अगले महीने में जाएगा या पैसे वापस मिलेंगे। बात ये है कि अगर वो इनपुट है टैक्सेबल एक्टिविटीज में यूज हुआ है, तो उसके दो ही तरीके हैं, या तो रिफंड दें
या अगले महीने में हमें इजाजत दे, अगले महीनों में हमें। आप एक ये सवाल आप कर सकते हैं जिसका लॉ ने भी रिप्लाई किया है कि सर हाउ लॉन्ग, कितनी देर इसको हम चलाते रहेंगे, 6 महीने, साल, 2 साल, कोई तो लिमिट होनी चाहिए। लॉ हमें इसका जवाब ये देता है कि जब आपका ये कैरी फॉरवर्ड जो है 90% की वजह से जिस पे 8B लगा हुआ है, ये हर जब फाइनेंशियल ईयर आपका क्लोज हो ना, तो आप इसको रिफंड क्लेम कर लें। क्या करें? रिफंड क्लेम कर लें जितना भी बच गया हुआ है। अच्छा, उसका एक तरीका बताया लॉ ने हमें। उसने कहा जो इंडिविजुअल और एओपी हैं वो जो भी हमें फिगर देंगे हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन जो कंपनीज हैं उनका तरीकेकार ये है कि ये पहले एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के पास जाएं, उससे इस बात की तस्दीक करवाएंगे ये जो आप रिफंड कर रहे हैं ये ठीक है। हम उस स्टेटमेंट के ऊपर एफबीआर क्या कर देगा, आपको ये पैसे रिफंड करेगा। लेकिन अगर इस चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट की, बदतमीजी की, गलत अमाउंट देनी शुरू कर दी, तो इसकी शिकायत हम आई कैप को लगाएंगे। इसको तो कुछ नहीं कहेंगे, बदतमीज आदमी हो सकता है कोई, लेकिन इसकी शिकायत किसको लगाई जाएगी? आई कैप को, कि इस फर्म के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले कि ये मार्केट में गंद कर रही है। आप समझ आई बात की? अगर आपसे पूछा जाए कि ये 90% जो है ये कितनी देर आगे चलता रहेगा, तरीकेकार क्या है, 8B के रूल्स बताएं, तो आप ये रूल बताएं कि ये हर महीने कैरी फॉरवर्ड होगा, अगले महीने में ऐड होगा, फिर कैरी फॉरवर्ड होगा, कब तक? फाइनेंशियल ईयर तक। फाइनेंशियल ईयर जैसे ही क्लोज होगा उस कंपनी का या फर्म या इंडिविजुअल का, वो रिफंड के लिए एप्लीकेशन दे दे कि जी मेरा इतना अभी तक कैरी फॉरवर्ड होता आ रहा है, मुझे अभी तक उसका एडजस्ट नहीं हो रहा, मुझे रिफंड कर। ठीक है? और नहीं, टैक्स ईयर नहीं। देखें, अगर आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है जुलाई से जून तक, तो यहाँ जो भी आपका ब्रॉड फॉरवर्ड होता आ रहा है ना आगे, वो जून के बाद आप इसको क्लेम कर रहे हैं। ये यहाँ फाइनेंशियल ईयर से मुराद पूरा साल। इस ओके? समझ आ गई बात की? हो सकता है, पढ़ाया ना आपको, ये वही फाइनेंशियल ईयर की मैं बात कर रहा हूँ जो मैंने इनकम टैक्स में पढ़ाया था। आप जनवरी से दिसंबर तक भी जा सकते हैं, जुलाई से जून तक भी जा सकते हैं, आपकी मुख्तलिफ हो सकती है। अच्छा जी, कल तक हमने बात कर ली थी रिटेलर्स की, किस किस को रजिस्टर्ड होना है, थ्योरी के ऊपर आ जाए। ये मुझे बता दीजिएगा कि यहाँ तक हमने कर लिया था। कल तक हमने यहाँ कर लिया था ना, किस किस को रजिस्टर्ड होना है। दिस वन, यहाँ तक हम कर चुके हैं ना ऑलरेडी। ये इसमें चीज रह गई थी, सवाल एक नया पैदा हुआ, लेकिन सारी चीजें जवाब है, सिस्टम का हिस्सा है। कोई ना कोई सवाल पैदा होता है, उसका लॉ हमें रिप्लाई करता है। अगर टैक्स रेट में तब्दीली आ जाए, चेंज आ जाए, उसको कैसे हैंडल किया जाएगा, सवाल ये। नॉर्मली ऐसा मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा कि महीने के 15 दिन में टैक्स रेट और वो अगले 15 दिनों में और। ये हमेशा जब भी टैक्स में चेंज आई है ना, वो हर महीने के पहले दिन से शुरू होती है।
लॉ ने हमें ये नहीं बात बताई कि चेंज को कब से लेके चलना है, उसने टाइम का बताया है कि आपने उस चेंज को किस दिन से आगे लेकर चलना है, ये बात हमें बताई जा रही है। Taxable supplies in Pakistan shall be charged to tax at such rate as in force at the time of supply। ये नोट कर लेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। कल मैंने आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई की मेरा ख्याल नोट करवाया था। यस, सप्लाई 3 डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्लाई किसको कहते हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई किसको कहते हैं, और टाइम ऑफ सप्लाई। यानी एक शख्स है, क्या उसने चीजें आकर देखी तो वो सप्लाई होगी, उसने ऐसे देखा गौर से वो सप्लाई होगी। तो एक वाकया है ना कि एक बच्चा था, तो गरीब आदमी था, हलवाई की दुकान पे गया, तो मिठाई की खुशबू बड़ी आ रही थी, पक रही थी। जब मिठाई पक रही हो तो उसको बड़ी खुशबू आती है उसकी, तो ऐसे ऐसे वो सूंघ रहा था। तो हलवाई ने पकड़ लिया उसे, उसने कहा पैसे दो। मैंने कहा किस चीज के, उसने कहा तुम मेरी मिठाई को सूंघ रहे हो। उसने कहा मैंने खाई तो नहीं है। मैंने कहा तुम्हें खुशबू तो आई है ना। कहता जी ठीक है। तो उसने अपनी जेब से सिक्के निकाले और सिक्के पकड़ के ऐसे ऐसे उसने छनछनाए। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, कहता आवाज आई है इसकी। कहता जी हाँ आई है। कहता चलो ये लो, आवाज तो आई है ना तुम्हें। यानी सवाल ये है कि किसी चीज का रेट पूछ लेना, उसको गौर से देख लेना, क्या वो सप्लाई गिनी जाएगी टैक्स की जुबान में या नहीं। एक बंदा एडवांस दे जाए आपको, कहे कि यार ये एडवांस लो, तो इतनी चीजें मुझे दे देना, मैं आगे से होके आ रहा हूँ, क्या ये सप्लाई गिनी जाएगी, बुकिंग सप्लाई गिनी जाएगी, नहीं गिनी जाएगी। एक शख्स है, उसने आपको कोई पैसा नहीं होगा, इतनी चीजें घर पहुंचा दो, आपने उसके घर पहुंचा दी है, क्या ये सप्लाई गिनी जाएगी। एक शख्स है, उसने चीजें लाहौर से भेजी हैं, अभी कराची पहुंची नहीं है, महीना खत्म हो गया, चीजें दरमियान में है, कहीं फिर रही है दरमियान में ही, ट्रक पे पड़ी हुई है, तो क्या ये सप्लाई गिनी जाएगी या नहीं। ये सवाल क्यों बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए कि जिसने चीजें बेची हैं, क्या उसकी इस महीने की सेल है, जिसने खरीदी है क्या उसमें उसकी इस महीने की परचेज है या नहीं है। जब तक ये डिसाइड नहीं होगा, डोमेन डिसाइड नहीं होगा। वैल्यू सप्लाई, मैं किस वैल्यू के ऊपर इसको रेट को मल्टीप्लाई करना, इसलिए ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। आप सूद पे चीजें बेच रहे हैं तो क्या किस वैल्यू को लूं, आप डिस्काउंट पे वैल्यू चीजें बेच रहे हैं तो किस वैल्यू पे लूं। ठीक है, कैश डिस्काउंट लेना है नहीं लेना, ये वैल्यू सप्लाई है। टाइम ऑफ वैल्यू इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वही दोबारा आ गई कि मैंने जो चीजें सप्लाई की हैं उसका असल टाइम क्या है। सबसे बड़ी मिसाल मैं देता हूँ, ये जब किस्तों पे चीजें लेते हैं, अब आपने मोटरसाइकिल थी 1 लाख रुपए की, आपने दे दी 1,30,000 रुपए, तो वैल्यू सप्लाई क्या होगी, नंबर 1। नंबर 2, ये पैसे तो आपको अब किस्तों में मिलने हैं, आप इस मोटरसाइकिल के जो कागजात हैं उसको देंगे 12 माह के बाद, और आप उसे ये कह के बेचते हैं कि भाई ये मोटरसाइकिल तुम्हारी नहीं है, ये मेरी है, जब तक कि तुम सारे पैसे मुझे नहीं दे देते। ठीक है, अब हम भी सवाल पैदा हुआ कि जिसने बेची है वो उसकी सेल कब गिनेगा, क्या उस महीने में, क्या उस पैसों को 12 पे डिवाइड करेगा, या जब आखिरी महीने में उसके कागजात ट्रांसफर करेगा। सवाल तो पैदा होता है, सवाल तो होगा फिर। तो ये सवाल जो है उसमें क्या होना, लेके चलना, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट। तो रेट कौन सा लगेगा, जब आपने सप्लाई की। लॉ ने हमें बड़ा क्लियर कट बता दिया, जिस महीने की सप्लाई है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि लेट्स सपोज अगस्त में रेट था 17%, सितंबर में रेट हो गया 16%, चीजें लाहौर से अगस्त में निकली पहुंची सितंबर में, तो सवाल ये था कि टैक्स कौन सा लगेगा, 16% या 17%। ठीक है, ये तो उसका हमें कैसे डिसाइड करना पड़ेगा, टाइम ऑफ, जो उसकी डेफिनेशन में आ जाएगा उस दिन जो रेट होगा वो लग जाएगा। अब हमने कहा जब इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट में क्या है, आपने एग्जाम में 2 हेडिंग देनी है,
लोकल सप्लाई की अलग देनी है। अगर ये पूछा जाए कि अगर रेट चेंज होगा तो क्या होगा, आप बताएंगे। इफ देयर इज अ चेंज इन रेट देन टैक्स शैल बी अप्लाइड इन टू डायमेंशंस, इन टू वेज, ऐसे लिखते हैं। नंबर 1 लोकल सप्लाईज, नंबर 1। नंबर 2 इंपोर्ट, इंपोर्ट के केस में क्या होगा। Import of goods shall be charged at such rate as in force at the time of declaration is presented, whether for home consumption or for clearance from warehouse as the case may be। ठीक है, ये होता है, इसको कहते हैं बिल ऑफ एंट्री। क्या बोलते हैं इसको, बिल ऑफ। देखें, दो चीजें हैं, एक है शिप ओनर, उसके पास कंटेनर पड़े हुए हैं, ठीक है। ठीक है, ये शिप ओनर है। ये मालिक जब पहुंचेगा ना कस्टम डिपार्टमेंट के पास, तो इसका एक कंटेनर है ए, एक है बी, एक है सी, डी, एक्स, वाई, जी, ये मुख्तलिफ लोगों के कंटेनर हैं जो पाकिस्तान लेके आया। तो ये कस्टम डिपार्टमेंट को हर कंटेनर की डिटेल प्रोवाइड करेगा। ए फलां का है, इसमें ये चीजें मैं लेके आ रहा हूँ, बी फलां का है, इसमें ये चीजें लेके आ रहा हूँ। इसको कहते हैं मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट शिप की डिटेल, ये उसको नोट कर लेगा, ए, बी, सी, एक्स, वाई सबका नोट कर लेगा। अब कस्टम डिपार्टमेंट वेट करेगा कि मिस्टर ए आ जाए। मिस्टर ए को कहेगा तुम बिल ऑफ एंट्री शो करो, तुम बताओ इसमें क्या क्या है, वो भी बताएगा। ये इन दोनों इंफॉर्मेशन को टैली करता है कि ये ठीक है। जब ये ठीक मिल जाए तो फिर ये क्या करेगा, चालान इश्यू करेगा कि जब ये टैक्स जमा कराओ और अपना कंटेनर वहां से छुड़वा दो। नॉर्मली जो है ये पहले मैनिफेस्ट आता है। लेट्स सपोज के वो लंगर अंदाज हो गया हमारा जहाज 13 अगस्त को, 13 अगस्त को लंगर अंदाज हो गया मिस्टर। अच्छा, ये उस दिन रेट था 17%। मिस्टर ए नहीं आया। मिस्टर ए जाके आते हैं 5 सितंबर को, रेट हो जाता है 16%। तो मिस्टर ए को टैक्स कौन सा लगेगा, 16%। क्यों, दोनों डॉक्यूमेंट का मौजूद होना। जब दोनों डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे फिर रेट लगेगा, फिर टाइम गिना जाएगा। समझ आइए। अच्छा, नॉर्मली ऐसे ही होता है कि पहले मैनिफेस्ट आता है और लोग बाद में आते हैं। बाज बात ऐसे हो जाता है कि लोग पहले भी आ जाते हैं, शिप आ रही है, वो कहते हैं यार ये मेरे डॉक्यूमेंट्स पकड़ो, बजाय कि तुम पहले उसको गिनो, मुझे क्लियर कर दो। जैसे कुछ लोग जाते हैं ना तो दुकानदार को पहले पैसे देते हैं, यार ये पैसे गिन लो, 10 लाख रुपया है, तुमने चीजें देके फिर इस पे बैठ जाना, तो पहले प्लीज इसको गिनो, तो फिर बात करते हैं। वो गिन लेता है, कहता पैसे पूरे हो गए चलो। यानी स्टेज बी पहले ए लेवल पे आ गई। नॉर्मली क्या होता है, पहले आप चीज खरीदते हैं बाद में पेमेंट करते हैं। तो बाद का स्टेज जो बी होती है वो ए पे भी आ जाती है। उस केस में क्या होगा, अगर मैनिफेस्ट जो है पहले आप आ गए हैं 13 अगस्त को, जहाज लंगरअंदाज हो रहा है 5 सितंबर को, इस दिन रेट था 17%, इस दिन रेट था 16%। अब क्या होगा, दूसरा डॉक्यूमेंट कब आया है, बाद में, तो रेट ये वाला लगेगा। सादा सी बात है, ऐसे मैं कब से खींच रहा हूँ उस बात को। भाई जब तक दोनों जिस दिन दूसरा डॉक्यूमेंट आएगा ना उस दिन वाला रेट लग गया, बात खत्म हो गई। अच्छा, रेट लग गया, चालान आपको मिल गया। इस चालान मिलने के बाद आपने 7 दिन के अंदर अंदर ये टैक्स पे करना है। आपने चालान मिल गया 16% का, 16 करोड़ रुपए आपने जमा करवाना था, आपने डिले करते गए, आज कल परसों, आप 10 दिन के बाद गए। अगर 7 दिन के अंदर अंदर आप उसकी एक्सपायरी लिखी होती है ना, एक्सपायर हो गया, अब जब आप जाएंगे तो आपको नया चालान मिलेगा। हो सकता है उस दिन रेट हो जाए 18%,
तो कहेगा इधर लाओ चालान, वो फाड़ के फेंकेगा, आपको फिर 18 करोड़ का नया चालान इशू करके देगा। इसलिए आप दो बातें बताई गई, लॉ ने हमें दो जगहों पर हमारी रहनुमाई की है। वेयर गुड्स डिक्लेरेशन इज प्रेजेंटेड इन एडवांस, नॉर्मली कहता है ये नॉर्मल रूल यही है, नॉर्मल रूल यही है कि पहले मैनिफेस्ट आता है, उसके बाद बिल ऑफ एंट्री आता है। लेकिन कहता है कि अगर बिल ऑफ एंट्री पहले आ जाए तो आपको टैक्स नहीं लगेगा जब तक कि मैनिफेस्ट ना आ जाए, ये बात उसने कह दी है। अगर कहते हैं जी आपको चालान मिल गया, इन केस ऑफ क्लियरेंस फ्रॉम द वेयर हाउस इफ द टैक्स इज नॉट पेड विद इन 7 days ऑफ द प्रेजेंटिंग द डिक्लेरेशन, द टैक्स शैल बी चार्ज एट द रेट इन फोर्स जो लगा है ऑन द डेट ऑफ द एक्चुअल पेमेंट। ठीक है जी, ये सवाल पूछ रहे हैं कि जी हमें कैसे पता चलता है कि हमारा कंटेनर इस वक्त कहाँ है, उसकी क्या पोजीशन है। तो मैंने कहा कि वो जो लोग वहां पर काम करते हैं उनका ख्याल किया करें, गरीब आदमी होते हैं, कितनी सिफारिशों के बाद बेचारे वहां उस नौकरी तक पहुंचे हैं। कोई 10 लाख रुपए दे के बेचारा वहां पर लगा हुआ है, कोई 6 लाख दे के लगा हुआ है, कोई 50 लाख दे के बेचारा वहां पर आया, उसने अपना घर बेच दिया, तो उसका आपने ख्याल नहीं करना तो किसने करना। बहुत तरह के लोग होते हैं। मेरा इनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह कभी वास्ता पड़ा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, इनके साथ मेरा कभी वास्ता पड़ा नहीं है। ठीक, हमारी कहते हैं ये पॉलिटिक्स, हमारे तो रेडी वाला भी जो है ना वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन होता है। रात को मैं जब गुजरता हूँ तो उन्होंने सेब जो होते हैं ना, सेब उसके ऊपर रेड कलर की लाइट चलाते हैं। आप जरा एक गौर करें, ये खातून आती है, अब जरा इस्लामाइजेशन की बात करें, ये खातून आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके कहती है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं धागा जो है एक सूरज की रोशनी में काटती हूँ, एक चांद की रोशनी में काटती हूँ, अपने कस्टमर को बताया करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि उसमें फर्क है? हाँ फर्क है, सूरज की रोशनी में जो धागा होता है वो बारीक होता है, नफीस होता है, रात की रोशनी क्योंकि कम होती है चांद की, उसमें धागा मोटा होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हाँ बताया करो क्योंकि उसमें फर्क है, फर्क अलग अलग करके बताया करो। हमारी जरा नोट करें, एक सेब सब्ज है और एक रेड है, एक वाइट है, तो क्या होना चाहिए, अलग अलग करके बताएं सुन्नत के मुताबिक, रेड अलग करते हैं, वाइट जिसको जो पसंद है वो ले जाए। हम क्या करते हैं कि रेड का मुंह कस्टमर की तरफ करते हैं, पीछे से जो व्हाइट है उसके ऊपर रेड लाइट मार देते हैं। सदके या रसूल अल्लाह, माशाल्लाह जी, ऐसी इसके बाद मुसलमान है, जाना जन्नत में ही है। उस बेचारे को गंद डाल दिया आपने, गंदे आम डाल दिए उसको, जहां से गंदा होता है उसके ऊपर स्टिकर लगा देते हैं, चल गई चौंसा। वो घर जाके जब स्टिकर उतारता है तो बेचारा उसका मुंह चौंसे की तरह बना होता है। जब तक ये हम ठीक नहीं करेंगे, लोगों को धोखा देना बंद नहीं करेंगे, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या अहले बैत की पैरवी कतन नहीं है। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, कतन नहीं है ये, कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं ही नहीं। मेरा बेटा मुझे ये कहे कि अब्बू मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तो यार पानी पिला दो, प्यार अपनी जगह, पानी अपनी जगह, आप खुद ही उठ के पिया करें। मैं बीमार हो गया, हॉस्पिटल ले जाओ, मैं नहीं जा सकता, कि आप मेरे से बहुत प्यार करते हो, आपको चूम सकता हूँ, राइट, पैसे आपसे ले सकता हूँ, इतना प्यार है बस। आपके नाम के ऊपर जब आप मर जाएंगे तो आपके नाम के ऊपर जो है मैं हर साल जो है वो बरसी मनाया करूंगा, लोगों में पैसे तकसीम किया करूंगा,
आपके नाम की, आपकी जो जूती होगी उसकी शक्लें बना के सर पे रखा करूंगा। नमाज कोई नहीं पढ़नी, रोजा कोई नहीं मैंने रखना, लोगों को दबा के मैंने जो है उनका माल खाना है। नौकरी पे जाऊंगा तो उनकी चीजें इस्तेमाल किया करूंगा, लेकिन नाम आप ही करूंगा कि मैं अपने बाप से बहुत प्यार करता हूँ। क्या प्यार करता हूँ अपने बाप से। लोगों का रास्ता भी रोकूंगा, आपके नाम के ऊपर मैं महफिलें लगाऊंगा और सारी सड़क जो है मैं ब्लॉक कर दूंगा, राइट। उसके ऊपर मैं बैठूंगा भी और मैं जाऊंगा भी, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। पीछे लोग मुझे 100 गालियां दें, मैं कहूंगा नहीं, अपने बाप से बहुत प्यार करता हूँ। ये सारे जो है काम मैंने करके छोड़ने। और अगर आप किसी ने आपको गाली दे दी, नाउज़ुबिल्लाह कुछ कर दिया, उसका गर्दन मैं उतारूंगा। नमाज कोई नहीं पढ़ूंगा, राइट, लोगों को तंग करूंगा, गालियां भी दूंगा, सब कुछ करूंगा, आज फर्ज होगा वो भी नहीं करूंगा, लेकिन आपके नाम पे मैं हरफ नहीं आने दूंगा। सदके या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जनती हूँ और क्या है। लें जी, अच्छा ये बात हम कर चुके थे, रिफंड की बता चुका था बात, ये पेपर में बहुत दफा आ चुकी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम सप्लाईज में मैंने कुछ चीजें नीचे छोड़ी थी, तो थोड़ी सी टेक्निकल थी। एग्जाम सप्लाईज मैंने क्या कहा, कुरान पाक का पेपर एग्जाम है, और बहुत सारी हमने बातें की। फ्री रिप्लेसमेंट, अब जो क्वेश्चन करेंगे उसमें ये क्वेश्चन आएगा। अब देखिएगा, गुड्स इंपोर्टेड और बाय डोनेटेड टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड नॉन प्रॉफिट एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, डबल नुकसान हो गया। अगर आपने कोई डोनेशन दे दी, डोनेशन एक तो फ्री दिया आपने, तो आपकी मजे की बात है कि आपसे टैक्स नहीं मांगा जाएगा, लेकिन सदके आपके ऊपर कि आपका इनपुट भी जाया हो जाए। आपने 100 रुपए की चीज खरीदी, 17 रुपए टैक्स दिया, कितना दिया हुआ है आपने, 117 रुपए। अगर आपने ये चीज हॉस्पिटल को दे दी तो एग्जाम्प्ट हो गई ना, डोनेट कर दी, तो आपको स्वाब कितने का मिलना है, 117 का। कितने का स्वाब मिलेगा, क्योंकि 17 रुपए आप रिफंड या क्लेम। गुड्स एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड नेचुरल गैस सप्लाई टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, चैरिटेबल हॉस्पिटल 50 बेड्स और मोर, और टीचिंग हॉस्पिटल और स्टैट्यूटरी यूनिवर्सिटीज ऑफ मोर बेड्स। ये स्टैट्यूटरी यूनिवर्सिटीज जो हैं, इनके टीचिंग हॉस्पिटल कौन कौन से हैं। मेयो हॉस्पिटल है, जो आपका किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज है, वो मेयो के साथ अटैच है, ठीक है, उनके साथ है। इस तरह वो शालामार हॉस्पिटल टीचिंग हॉस्पिटल है, हर हॉस्पिटल के साथ एक एक कॉलेज अटैच है। अगर आप उनको सप्लाई, उन हॉस्पिटल को चैरिटेबल हॉस्पिटल्स ऑफ 50 बेड्स और मोर, और टू अ टीचिंग हॉस्पिटल और स्टैट्यूटरी यूनिवर्सिटीज ऑफ 200 और मोर बेड्स, ये एग्जाम में एक दफा आया हुआ है, इसको भी जरा याद कर लीजिए। ये लिस्ट तो बहुत बड़ी है, लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन कुछ चीजें। प्रमोशनल एंड एडवर्टाइजिंग मटेरियल इंक्लूडिंग टेक्निकल लिटरेचर, पैम्फलेट्स, brochures and other giveaways of no commercial value distributed free of cost by the exhibitors। आप अगर देंगे तो फिर एग्जीबिशन के ऊपर अगर आप देंगे तो ये एग्जाम्पल, वरना को बंदा कहे जी मैंने तोहफा दे दिया है, तो टैक्स कहता है हमें भी तोहफा दिया करें, आप लोगों को ही दे रहे हैं। Supply of fixed asset otherwise than stock in trade against which input tax adjustment was not available। ये देखिए, मैंने आपको एक चीज बताई थी, गाड़ियां, फर्नीचर जिनके आप डायरेक्ट कंज्यूमर हैं, उनका आपको इनपुट मिलेगा, नो, नहीं मिलेगा ना। तो जब इनकी आप सेल करेंगे ना, तो सेल के ऊपर भी इसका आउटपुट ये एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था फिक्स एसेट, जिसके ऊपर आप इनपुट क्लेम कर चुके हुए हैं, फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर जिसके ऊपर आप इनपुट क्लेम कर चुके हुए हैं, फॉक लिफ्टिंग व्हीकल जिसके ऊपर आप इनपुट क्लेम, अगर इनकी सेल करेंगे तो ये आपका आउटपुट बन जाएगा। यानी वो फिक्स एसेट जिनके ऊपर आपने इनपुट क्लेम नहीं किया,
वो एग्जाम्प्ट हो गए, और जिसके ऊपर आपने इनपुट क्लेम कर लिया है वो क्या हो गए, टैक्सेबल हो गए। ये बेसिक रूल है। Specific goods including pharmaceutical raw materials, finished goods with few exceptions, डेंटीन वगैरह, ये जो दांतों वाली होती है ना, ये एग्जाम नहीं है। लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, नोटबुक्स इंक्लूडिंग इंपोर्ट ऑफ पार्ट्स फॉर असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लैपटॉप्स एंड, ये जो है वो इस वक्त एक बहुत बड़ी चीज है कि आप मोबाइल, लैपटॉप्स, इन इंटरनेट वगैरह पे कम से कम का टैक्स लगाएं, ताकि ये सहूलत, इससे सब लोग फायदा ज्यादा से ज्यादा उठाएं। बाकी खाने पीने की चीजों पे जो टैक्स लगा दें कोई मसला नहीं है, पेट्रोल की कीमत बढ़ा दें कोई मसला नहीं है। जो बेसिक नेसेसिटी जिसके बगैर आपका गुजारा नहीं है ना, उसकी कीमत जितनी मर्जी बढ़ा दें, हमें कोई मसला, गंदम बढ़ा दें, चावल बढ़ा दें, लेकिन ये जिसके बगैर अब गुजारा नहीं है, बिल्कुल, इंटरनेट हो गया, मोबाइल हो गए, लैपटॉप्स हो गए, इन पे आपने टैक्स कम से कम रखना है, और 24 घंटे आपने मेक श्योर करना कि इसकी सप्लाई हर वक्त जारी और सारी है। ये एक एजेंडा है। हाँ जी, इस वक्त तो पूरी दुनिया का है ना, ये ऊपर सेटेलाइट जितने चल रहे हैं वो बंद हो जाएंगे अगर आपने ये काम बंद कर दिया। उनके ऊपर करोड़ों डॉलर की कॉस्ट आ रही है, वो कहाँ से उन्होंने पूरी करनी, आपसे समझ आ रही है ना। कश्मीर में आप 500 बंदा मार दें कोई नहीं पूछेगा। कश्मीर में आपने अगर फेसबुक बंद कर दी ना और आपने इंटरनेट बंद कर दिया तो बस फिर आपके खिलाफ जो है ना यूनाइटेड नेशन में बैन लगा दिया जाए। लोगों को बंद कर दें कोई मसला नहीं है, इनको ठीक है, सही है, इनको बंद करें, इनका इंटरनेट नहीं बंद होना चाहिए। इनको कब्ज हो जाए कोई मसला नहीं है, इंटरनेट में कब्ज नहीं होनी चाहिए, वो हर वक्त जारी और सारी रहना चाहिए हर सूरत के अंदर। समझ आई? स्पेसिफाइड मशीनरी एंड कैपिटल गुड्स सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, पॉइंट ऑफ सेल मशीन बाय टीयर 1 रिटेलर फॉर रियल टाइम रिपोर्टिंग ऑफ द सेल, ये उसी में ये भी ऐड कर लें, फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर के अंदर इसको भी ऐड कर लें कि वो जो मशीन आती है पीओएस की वो भी ठीक है। इक्विपमेंट फॉर लोकल फायरिंग सिस्टम ये भी है। मशीनरी फॉर पावर जनरेशन, ये वैसे फिक्स एसेट में आ रहे होते हैं। नेटवर्किंग इक्विपमेंट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, इदारों को जो है वो आपने नेटवर्किंग और ये सारे, ये भी क्या हो जाएंगे, एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन यूज्ड बाय हिमसेल्फ इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टैक्सेबल गुड्स, ये अब एग्जांपल दो रह गई थी, मैं आपको अभी बता देता हूँ कि ये क्या चीज है। ये बड़ी एक जबरदस्त मिसाल है, तो थोड़ी सी हिस्ट्री बतानी पड़ेगी मुझे इस काम के लिए। जो लोग कॉटन का काम करते हैं ना, शर्ट का, तो वो कॉटन से शर्ट तक पहुंचते हुए बाद कुछ स्टेजेस पार करते थे। मिसाल के तौर के ऊपर कॉटन उतारी तो जिनिंग होती है सबसे पहले। जिनिंग, उसमें से कैनोला, वो जो दाना था नहीं, तो छोटा सा उसका बीज होता है वो निकालते हैं, उसको कैनोला कहते हैं, जिनिंग कहते हैं। जिनिंग के बाद वो क्या करते हैं, उसकी स्पिनिंग करते हैं, उसको फिर धागा बनाते हैं। स्पिनिंग के बाद उसकी वीविंग होती है, फिर उसको बुनते हैं कपड़े की शक्ल में। वीविंग के बाद फिर जो है उसकी डाइंग होती है, डाइंग के बाद स्टिचिंग होती है। ये मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, और उसके बाद उसकी सेल हो जाती है पैकिंग वगैरह करने के बाद। सेल्स टैक्स पहले ये कहता था कि आपने जिनिंग से स्पिनिंग में लेके गए तो टैक्स दें, इधर टैक्स लग गया, इधर टैक्स लग गया, इधर, ये स्टेज होती थी शुरू में सेल्स टैक्स। लोगों ने कहा लानत है आपके ऊपर, ये सेल्स टैक्स पड़ा हुआ है, हम यही काम करते रहे, बस चीजें उठा के इधर रखी टैक्स, इधर से उधर रखी टैक्स। फिर उन्होंने एक हरकत की, उन्होंने कहा अगर आपकी फाइनल टैक्सेबल एक्टिविटी टैक्सेबल है ना, तो ये जो आप इन हाउस ले रहे हैं ना, अपने इनपुट ले रहे हैं, ये एग्जाम्प्ट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, अब आपको यहाँ टैक्स नहीं देना। समझ आई है? अब आप चीजें कॉटन लें, जब आप यहाँ फाइनल सेल करेंगे ना, तब हम आपसे टैक्स मांगेंगे। ये बात सबको समझ आ गई? इसके साथ उसने एक और बड़ी बुरी हरकत की, उसने कहा कि आपकी जो फाइनल प्रोडक्ट है ये अगर एग्जेम्प्ट है ना, तो ये टैक्सेबल ही रहेगी। इसकी मिसाल सुनिएगा, जैसे बुक्स एग्जेम्प्ट है, अगर आपने पेपर खुद मैन्युफैक्चर कर लिया
पेपर का आपने पल्प परचेज की और इससे पेपर की मैन्युफैक्चरिंग की। अगर तो आपने ये पेपर मार्केट में बेच दिया तो ये आउटपुट होगी, ये आपकी इनपुट हो जाएगी। लेकिन अगर ये पेपर आपने किताब बनाने में इस्तेमाल कर लिया और किताबें चूंकि एग्जेम्प्ट हैं, तो लिहाजा ये जो आपने पेपर इस्तेमाल किया है ना, अब ये टैक्सेबल गिना जाएगा। अब आपकी ये आउटपुट बन जाएगी, ये एग्जाम्प्ट नहीं होगा। देखें, अगर आपकी फाइनल प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट है तो आपने अपने फैक्ट्री के अंदर जो चीज उसका रॉ मटेरियल खुद बनाया है और खुद ही यूज कर लिया है, अब वो टैक्सेबल हो जाएगा। ये पेपर में आज तक कभी पॉइंट नहीं आया। बाद लोगों के ना बच्चों को मुंह बन जाते हैं कि ये क्या है, मुझे समझ आ रही है नहीं आ रही। पहली बात है कि एग्जाम में कभी नहीं आज तक आया, ठीक है। ये वाला पॉइंट बारहा आ चुका हुआ है कि उसने इन हाउस कंजम्पशन की है तो वो एग्जाम्प्ट हो। आप खुद ये चीज को बना रहे हैं, उसी की आगे फिनिश प्रोडक्ट्स की तरफ जितनी स्टेजेस पे जाएंगे, इस स्टेज को टैक्सेबल नहीं कहा जाएगा। समझ आ गई? लेकिन जो आखिरी चीज बेच रहे हैं, अगर वो एग्जाम्प्ट है तो ये टैक्सेबल हो जाएगी। जी देखें, पेपर हल करते हुए एक असम्पशन लेनी पड़ती है कि मैं एक ईमानदार आदमी हूँ, मेरे जहन में कोई फतूर नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलता और हर वक्त मैं बेचैन हूँ टैक्स देने के लिए। जैसे ही डिपार्टमेंट कहेगा मैं फौरन टैक्स जमा करवा। ये कभी जो है ये अप्रोच जहन में नहीं लेके आनी कि अगर मैं ये करूँ तो ऐसे करूँ। वो उस वक्त है जब आप कंसल्टेंट को हमें पैसे देंगे, लोगों को, टैक्स वालों को, फिर कहेंगे सर मैं ये करना चाहता हूँ, तो फिर आपको ये सारी बातें उस वक्त बताई जाएगी। अभी आपने जो फीस दी है पेपर पास करने की है, तो पेपर वाली बात करें। जब आप टैक्स बचाने वाली बात करेंगे तो उसकी फीस अलग देंगे ना, वो घर भी और है। देखें, आई कैप इधर है और टैक्स वाले इधर बैठते हैं, तो अभी तो इधर वाली बात करें, अभी आई कैप वाली बात करें, अभी उसकी हमने बात करनी है। उसका असूल क्या है? ऑल इज वेल, कोई झूठ नहीं बोलता, हर चीज डिक्लेयर होती है, सब कुछ ठीक है। इधर जब जाएंगे तो फिर देखेंगे क्या करें, ठीक है। उनके बाल बच्चों का ख्याल करेंगे तो आपका मसले जो चाहेंगे हल हो जाए। अदालतें आपके हक में फैसला भी सुना देंगी, जैसे आप चाहेंगे वैसे आपको कर दिया जाए। राइट, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरसलान भाई आज भी